हाँ जी, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1 करें शुरू। देखिए, शुरुआत में तो नॉर्मली बिजनेस के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, तो बड़ा शॉर्ट सा मैंने इसके अंदर दिया क्योंकि एमसीक्यू कोई बनता नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कि बिजनेस क्या है। एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू सप्लाई कस्टमर्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक आधी बार कभी ऐसा एमसीक्यू पूछा गया है जहाँ पर लाइन पूरी रखी गई, बाद में फॉर अ प्रॉफिट या प्रॉफिट खा गए या फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पस। तो हम बिजनेस जब भी करने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होता है? टू क्रिएट अ मोटिव, तो यही होता है हमारा, राइट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस यूनिट टू अ कस्टमर फॉर अ profit. Any activity for profit motive can be termed as business, right? लेकिन बिजनेस का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि सोसाइटी एंड बिजनेस गो हैंड्स इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। जितनी ज़रूरत बिजनेस को सोसाइटी की है, उतनी ज़रूरत सोसाइटी को बिजनेस की है। क्यों? जॉब क्रिएट करते हैं, बेटर लाइफस्टाइल क्रिएट करता है। बिजनेस है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहीं पर हम कहते हैं ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल है, ज़्यादा ग्रोथ है इकोनॉमी की, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है। गांव में जा रहे हो आप, यार गांव में तो ये सामान नहीं मिलता, मतलब वहाँ पर बिज़नेस कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है हमारा, राइट। एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर मैम ने पिछली बार क्लास में लिखा होगा E2 एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, S2 सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। Business and society go hands in hands. Neither society can do without business, nor can business do without society. If there is any single word which can describe the business, it is dynamic characteristic of business, right? Vision and mission. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक विजन होता है। विजन का मतलब ये है कि फ्यूचर में 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या 5 साल बाद ही सही, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, दैट इज विजन। और हम मार्केट में किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज मिशन, राइट। एलिमेंट्स ऑफ मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स आर ऑफन कंबाइंड टू प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस, goals and values of the company. Vision and mission is paramount to the future growth and success of the business. जैसे कि हमने कहा जी, कुछ चीज़ें इंटरनल है, कुछ चीज़ें एक्सटर्नल है। गाइड मैनेजमेंट्स थिंकिंग ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस, helps define performance standards, inspire employees to work more productively by providing focused and common goals, guide employees' decisions, help establish a framework of ethical। जब हमारा मिशन और विजन क्लियर होगा, हमारा पर्पस क्लियर होगा, हमारे गोल क्लियर होंगे, हम किस लिए इस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम में और औरों में क्या डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस का को कैसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं या उसका एडवांटेज कैसे लेना चाहते हैं। जब ये चीज़ें क्लियर होगी तो मैनेजमेंट क्लियर होगी कि हमें क्या करना है, क्या एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, क्या हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या गाइडिंग लाइंस होनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, राइट। एनलिस्ट एक्सटर्नल सपोर्ट, create closer linkage and better communication with the customers, suppliers and other partners, serves as a public relation tools, right। विजन स्टेटमेंट क्या है कि हम फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ कंपनी, इट टेल्स वेयर यू वांट योर बिजनेस टू रीच एट, इट इज योर फ्यूचर ड्रीम फॉर योर बिजनेस। जैसे दिल्ली का विजन क्या बना रखा है इन्होंने, पेरिस बनाना है, तो फ्यूचर दिल्ली का क्या मान के चल रहे हैं ये, राइट। और यही स्टेटमेंट आजकल इंटरव्यूज़ में सबसे पहले पूछी जाती है। जब भी इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप अपने आप को अगले 4 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं। बेसिकली वो आपका विजन देखना चाहते हैं कि लाइफ के लिए आपका विजन क्या है।
मेन मोटिव क्या है आपका। अगर आपका विजन ऑर्गेनाइजेशन के विजन को मैच करेगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट हो, अगर नहीं मैच करेगा तो परफेक्ट, सिंपल सी बात है, राइट। विजन डिज्नी का क्या है, टू मेक पीपल हैप्पी। अब देखो वो लोगों को खुश करना चाहते हैं, ये विजन है, लेकिन खुश कैसे करना चाहते हैं वो उनका काम हो गया कि उन्होंने कहा कि हम कार्टून वर्ल्ड के थ्रू लोगों को खुश करेंगे। खुश करने के तो और भी बहुत तरीके हैं, भंडारे बांटने शुरू कर दो, कैंप्स लगाने शुरू कर दो, मेडिकल कैंप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी खुश करने के तरीके हैं। लेकिन इनका मेन विजन था लोगों को खुश रखना, फिर उन्होंने अपना निकाला कि भाई हमें करना कैसे है ये काम, राइट। सोनी, वी इनवाइट न्यू थिंकिंग सो इवन मोर फैंटास्टिक आइडियाज कैन इवॉल्व, वी टेक चांसेस, वी एक्सीड expectations, we help dreamers dream. ICSI, to be a global leader in promoting good corporate विज्ञान, education may become the livelihood एग्जाम में आ सकती है। but shall not become business only. मिशन, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो भाई। A mission defines company's business, its objectives, its approach to reach those objectives. Where your vision is your ultimate goal, your mission is how you will get there. Your mission explains why your business exists. क्या क्या आंसर्स मिल सकते हैं। What does your company do? Why do you do it for? Who do you do it for? Where do you exist? How does it do it, मतलब आपका बिजनेस है कैसे करने वाला है। Why does your company, मेन मोटिव क्या है एग्जिस्ट करने का, किसके लिए एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या देने वाले हो, राइट। एग्जाम्पल ऑफ मिशन स्टेटमेंट, नाइके क्या है, टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। कैसे दे रहे हैं ये इंस्पिरेशन या इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया नाइकी मेनली स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स वियर्स में ही डील करने वाला है, और जनरल गारमेंट्स के अंदर डील नहीं करने वाला, जनरल शूज़ के अंदर डील नहीं करने वाला। कस्टमर को क्लियर है, क्योंकि कस्टमर को इनका मिशन पता है, तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, उसे पता है कि क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कि यही इनका मिशन है, बात खत्म। अब ऐसे ही लोग इनके साथ जुड़ने वाले हैं, ऐसे ही लोग इनके कस्टमर बनने वाले हैं। इनको बार बार चीख के बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे शूज़ स्पोर्ट शूज़ है, स्पोर्ट शूज़ है। वो क्लियर है कि इनका मिशन ही जब यही है तो बनाने क्या वाले हो, स्पोर्ट अटायर, स्पोर्ट्स शूज़, यही चीज़ें बनाने वाले हो, राइट। फेसबुक, टू गिव पीपल द पावर टू शेयर एंड मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड, इसने तो कुछ ज़्यादा ही ओपन कर दिया खैर। गूगल, to organize the world's information and make it universally acceptable and सर्च इंजन्स है, गूगल मैप्स है, अल्टीमेटली यही काम तो कर रहे हैं ना, राइट। ICSI, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग द, अब इसका ICSI का पहले विजन देखते हैं दोबारा से, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विजन सिर्फ इतना सा है कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट ओनरशिप का गैप है, जिसकी वजह से फ्रॉड्स होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट हट जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, उस गैप को फिल करना एक ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए जो कंपनी को गवर्नमेंट के साथ जोड़े, कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ जोड़े, जो इस चीज़ का ध्यान रखे कि कंपनी अपने सारे कंप्लायंस करे, जो इस चीज़ का ध्यान रखे कि डायरेक्टर्स अपना काम ऑनेस्टली करे। तो हम एक ये चीज़ चाहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। कैसे करेंगे जी अच्छा, वो मिशन है कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स डेवलप करेंगे जिनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा करने का कैलिबर होगा, इस तरह से करेंगे, राइट। तो वो मिशन हो गया, हाई कैलिबर फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट। और ये कौन है हाई कैलिबर प्रोफेशनल, अनफॉर्चुनेटली। आ जाओ जी, दीप ज्ञान, टू रीडिफाइन एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का एक सिंपल सा मतलब, हर सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट का एक सिंपल सा मतलब,
जो चीज़ हमें अफेक्ट कर सकती है दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट, जो चीज़ हमें अफेक्ट नहीं कर सकती वो हमारे एनवायरनमेंट से बाहर है, सीधी सी बात है, राइट। ICAI की पॉलिसी के बेसिस पर CS की पॉलिसीज़ अफेक्ट होगी? द आंसर इज़ नो, तो हमारे एनवायरनमेंट से बाहर है। गवर्नमेंट की ICSI को लेके क्या पॉलिसीज़ है, अगर वो चेंज होती है तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अफेक्ट होंगे? द आंसर इज़ यस, तो वो हमारा एनवायरनमेंट है, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस which have a bearing on the functioning of business. The success of every business depends on adapting itself to the environment within which it functions. बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम कहते हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाता वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। जैसे डायनासोर्स अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो गए, राइट। तो इसी तरह बिजनेस अगर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाता तो ख़त्म हो जाएगा। आज के टाइम में फैशन वर्ल्ड में जहाँ पर हम कहते हैं जी जितना प्रमोट करोगे, जितनी मार्केटिंग करोगे, जितना शो ऑफ करोगे उतने ही सामान ज़्यादा बिकेंगे। आप ये लेकर बैठे रहो नहीं जी हमारा सामान तो अच्छा है, हमें प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं, हमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी हज़ारों कंपनियाँ ख़त्म होंगी जो पहले बहुत ज़्यादा चल रही थी और हम कहते थे, जिसमें से एक नाम लेके दिखाऊंगा मैं आपको, नोकिया, ब्लैकबेरी, लगभग मार्केट से आउट हो गए। उनके दिमाग में क्या था? री एंट्री मारने का दोबारा से अब वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। वीवो है, ओप्पो है, इन्होंने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया कि आज का वर्ल्ड सेल्फी वर्ल्ड हो गया है, सिर्फ एक ऐसा फीचर दे दो जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, उसके बाद आप ही बता दो इन फोन्स में और क्या एक्स्ट्रा है। सिर्फ एक इस चीज के अलावा कि फोटो अच्छी आती है और क्या एक्स्ट्रा है? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन इन्होंने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया और सिर्फ एक ऐसा फीचर जिसके पीछे इस वक्त पूरा वर्ल्ड भाग रहा है, उस फीचर को इनकॉर्पोरेट किया और देख लो मार्केट शेयर कितना जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, राइट। तो अगर हम अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं करेंगे, नहीं यार मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, भैया तेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलनी ना, दुनिया तो अपने हिसाब से चलनी है, तुझे दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यही चीज़ प्रोफेशन में भी काम आती है, यही चीज़ आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें भी काम आता है। जैसे कि अब हमारे एक टीचर थे साउथ इंडियन, NIRC के मेन फैकल्टी थे वो भी और ऑफिसर भी थे NIRC के। उन्होंने यहाँ पर अपना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोला डोसा का, बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट, ठीक है, बहुत अच्छा चला शुरुआत में, मतलब अच्छा नाम हो गया था दिल्ली में ही। पर वो ना माइंड ब्लॉक था उनका, उनके अकॉर्डिंग चीज़ ओरिजिनल देनी है, जैसे साउथ इंडियन की ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए। भैया दिल्ली वालों को चाट का स्वाद है, जब तक चटपटा बना के नहीं दोगे वो अच्छाई पे जा ही नहीं रहे। उनको चाहे कूड़ा खिला लो लेकिन चटपटा, चाहे कूड़े के अंदर प्याज टमाटर डाल के खिला दो खा जाएंगे, चटपटा बना के खिला दो। लेकिन वो तो सब खा जाएगा तो चुपचाप बैठा रहे। लेकिन उनका क्या माइंड था, नहीं मुझे नेचुरल कंटेंट रखने हैं, ओरिजिनलिटी रखनी है। अगर मैं आपको कहूँ जी आपको चाउमीन चाइनीज़ वाली खानी है जो एक्चुअल में चाइना में बनती है, गले से नीचे भी नहीं उतरेगी। बॉयल्ड चाउमीन खाते हैं वो लोग, हमारी तरह अच्छे सारे वेजिटेबल्स मसाले चटपटा करके। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे, सीधी सी बात है। हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी। इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कह रखी है कि चीज़ें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी और आपको अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, जैसे कि इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स, competitors, suppliers which affect individual enterprise directly and immediately in their day-to-day. General forces जैसे कि social, political, legal, technological conditions, right, which have impact on all business enterprises and thus may affect an individual firm indirectly only. इसमें जैसे एक और चीज होती है ना, ई से इकोनॉमिक इकोनॉमिक या कुछ ऐसा नहीं, Includes लिखा हुआ है,
मतलब ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट है, हाँ तो मतलब वो भी और भी है, राइट। मीडिया भी जैसे इसमें आ जाएगा जनरल फोर्सेस के अंदर। अब मीडिया ने हाईलाइट किया जी प्लास्टिक का सामान मत लो, प्लास्टिक के उसमें कप में मत पियो, पब्लिक किया हाईलाइट मीडिया ने। इसका ओवरऑल प्लास्टिक मार्केट के ऊपर नियरली 25% असर पड़ा है। ओवरऑल प्लास्टिक मार्केट का मतलब क्या हो गया, जनरल फोर्सेस। लोग अब अवॉइड करने लगे जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक के उसमें, राइट। हाँ जी, डायनामिक इन नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट, अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, रिलेटिविटी मतलब डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्री एंड रीजन इंडिया में साड़ी चलती है, फॉरेन में नहीं चलती। बनारसी बनारसी, सर बनारसी यहाँ दिल्ली के अलग नाम होते हैं। बनारस बोलना। मल्टी फेसेट मतलब हैविंग वेरियस फेसेस, तो अलग अलग फेस एनवायरनमेंट के। कोई किसी फेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखता है, कोई किसी फेस को बिजनेस थ्रेट के फॉर्म में देखता है, राइट। अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। इम्पोर्टेंस, सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जितनी जल्दी आप अपने एनवायरनमेंट को पहचानते हो, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को एनालाइज कर सकते हो, उतनी जल्दी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब जैसे ही न्यू एनवायरनमेंट मार्केट में आया, न्यू सर्कमस्टांसिस, न्यू टेस्ट, न्यू प्रेफरेंस मार्केट में आई, आप उसके लिए तैयार थे, आपने भी साथ साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। सबसे पहला प्रोडक्ट आपका आ गया न्यू प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है आपके पास एडवांटेज है, राइट। तो हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल, मारुति उद्योग becomes the leader in the small car market because it was the first to recognize the need of small cars in India, right? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, अगर हमें अपने एनवायरनमेंट का पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं फ्यूचर में क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर एनवायरनमेंट का पता ही नहीं, जैसे 2013 में जब सीएस के लिए ये आ गया था कि भाई जो जॉब की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है वो हटा दी जाएगी, मतलब किसी कंपनी को सीएस रखना ज़रूरी नहीं होगा। अब ये नोटिफिकेशन कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। जिन लोगों ने इस चीज़ को पहचान लिया वो तो फिर भी लॉस से बच गए। जो लोग इस चीज़ को नहीं पहचान पाए, जिन्होंने सोचा यार ये तो 1 महीने में 2 महीने में हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो लोग बैठे रहे इंस्टीट्यूट खोल के। इंस्टीट्यूट का महीने का खर्चा 1 लाख 2 लाख रुपए, बच्चा आ नहीं रहा 1-2 भी, क्योंकि बच्चे तो इसीलिए सीएस को मेनली ज्वाइन करते हैं कि भैया जॉब श्योरिटी है, राइट। जब जॉब श्योरिटी ही हटा दी गई तो बच्चों ने कोचिंग लेनी बंद कर दी। उस वक्त मेरे पास नियरली 132 स्टूडेंट्स थे। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था अगले दिन 2 स्टूडेंट भी इंस्टीट्यूट में नहीं आए। कहाँ हैं जी सारे? धरने पे बैठे हैं आईसीएसआई के बाहर। किसने भेजा तुम्हें वहाँ पर? सर वो इस इंस्टीट्यूट के बच्चे भी जाते, उस इंस्टीट्यूट के भी, और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने इतनी गालियाँ सुनाई उनको। वापस क्लास में आओ, कह रहे सर अब पढ़ के क्या फ़ायदा, जॉब तो मिलेगी नहीं। बेटा पॉइंट सीए करता है, सीए कोई जॉब वो प्रोवाइड करता है एश्योरेंस, फिर लोग पढ़ते नहीं क्या? एमबीए जॉब एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लोग पढ़ते नहीं। इवन डॉक्टरेट जॉब एश्योरेंस प्रोवाइड करता है क्या? मतलब तुम्हारे अंदर खुद के अंदर कोई हुनर नहीं है, तुम्हें लगता है कि पढ़ लिख के तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट तुम्हें जॉब देगी तभी तुम कर रहे हो। अपने आप के ऊपर टैग लगा रहे हो निकम्मे। पॉइंट था। फिर चीज़ों को देखते हुए, एनवायरनमेंट को समझते हुए, बच्चों की माइंडसेट को समझते हुए लोगों से बात करी, तब समझ में आया कि भैया अगर ये 2-3 महीने में नोटिफिकेशन वापस ले भी लेगी गवर्नमेंट तो भी इसका इम्पैक्ट 1 साल तक रहने वाला है। लोगों के दिमाग में ये बना रहेगा कि यार पता नहीं कब नोटिफिकेशन दोबारा आ जाए, कब नोटिफिकेशन। और जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाया इंस्टीट्यूट, वो लोग बैठे रहे 2 महीने 3 महीने वेट करते रहे, चल कोई बात नहीं देखी जाएगी। और 2, 3, 4, 6 महीने वेट करने का मतलब 10 लाख रुपए के नीचे आना, 10 लाख रुपए का लॉस सीधा सीधा। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था 7वें दिन मैंने इंस्टीट्यूट ताला लगा दिया। 7वें दिन इंस्टीट्यूट ताला लगा के घर पे, मगर पहले ये 1 साल गुजरने दो, उसके बाद दोबारा रीओपन कर लेंगे। दोबारा रीओपन करने में 2-2.5 लाख रुपये खर्चा, और यहाँ अगर 1 साल तक बैठे रह गए
तो 20 लाख रुपए का नुकसान। और वो लोग जो बैठे रहे वो इतना नीचे चले गए लॉस में कि दोबारा इंस्टीट्यूट खोलने की उनमें हिम्मत ही नहीं बैठी। तो एनवायरनमेंट अपने आप को सोच कर समझ कर क्या चीज़ें हो रही है, राइट। तो हेल्प इन टेकिंग करेक्टिव एंड इम्प्रूविंग मेजर्स, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, मीटिंग कंपटीशन, इमेज बिल्डिंग, कंटिन्यूस लर्निंग। मतलब बेसिकली अगर आप अपने एनवायरनमेंट को समझते हो, आपको पता है कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, किस वक्त बूम आ सकता है, किस वक्त रिसेशन आ सकता है, किस वक्त कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो आप बड़ी इजीली बिजनेस को के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज कर सकते हो, राइट। अगर एनवायरनमेंट का पता ही नहीं तो एक तरह से आप ऐसे रेगिस्तान में खड़े हो जहाँ पर आपको पता ही नहीं आसपास क्या है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, कितनी दूर मंजिल है, कुछ पता ही नहीं। टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिजनेस शुड मॉडिफाई देयर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जिसे हम अफेक्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो हमें अफेक्ट कर सकता है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम तो सिर्फ अपना इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आईसीएसआई की पॉलिसीज चेंज हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, हम तो उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। आईसीएसआई ने सिलेबस चेंज कर दिया, हमें तो वही सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरनल वर्किंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो शुड मॉडिफाई इंटरनल एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांट बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस यूनिट्स। तो इसके अंदर भी दो तरह के हैं, एक तो हम कहेंगे माइक्रो ऑपरेटिंग या टास्क एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला एमसीक्यू इसके अंदर से पूछा जा सकता है कि टास्क एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल या इंटरनल, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल या इंटरनल। ये अलग अलग नाम दे रखे हैं, माइक्रो का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग, तीसरा नाम क्या है, टास्क। मैक्रो जनरल या फिर रिमोट। भाई मैक्रो का मतलब जो सबके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, रिमोट इफेक्ट है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, या फिर जनरल इफेक्ट है। और माइक्रो का मतलब जो इंडिविजुअल यूनिट्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया डायरेक्ट हमारे ऑपरेशन पे, हमारे टास्क पे इफेक्ट आ रहा है, तो दूसरा नाम क्या दे दिया इनको, ऑपरेटिंग या टास्क एनवायरनमेंट, राइट। कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, एम्प्लॉइज, मीडिया, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, ये सब किस में आ गए? मेरा सप्लायर डायरेक्टली मुझे अफेक्ट कर सकता है, मेरा कस्टमर डायरेक्टली मुझे अफेक्ट कर सकता है, तो ये सब किस में आ गए? माइक्रो के अंदर। मैक्रो के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोलॉजी एंड फिजिकल कंडीशंस होगी, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस होगी हमारे पास, सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी। मतलब ये चीज़ें तो इकोलॉजी क्या होती है भाई? इकोलॉजी एनवायरमेंटल कंडीशंस। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी, पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी, गंगा किनारे फैक्ट्री नहीं चलानी, गंगा पोल्यूट हो रही है, तो खड़े पाओ वहाँ से फैक्ट्री उठाओ। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बंद करो, क्योंकि ये मिडल में है शहर के और यहाँ से पोल्यूशन पूरे शहर में फैल रहा है, तो आप चाहो या ना चाहो आपको फैक्ट्री वहाँ से शिफ्ट करनी पड़ेगी। फैक्ट्री शिफ्ट करने का मतलब 10 से 15 लाख रुपए का सीधा सीधा खर्चा। दूसरी चीज़, नई जगह पर जाकर क्या पता काम चले ना चले, कितना चले कितना ना चले। इकोनॉमिक कंडीशन तो ओवरऑल इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। इंटरनल एनवायरनमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस यूनिट्स, इंक्लूड्स मैन, मनी, मार्केटिंग, मशीनरी, मैनेजमेंट एंड कितने एम है? ठीक है जी। मिसलेनियस फैक्टर्स इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी इमेज एंड ब्रांड बिल्डिंग, वैल्यू सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाओ जी। मैन, ह्यूमन रिसोर्स, contributes to the strength and weakness of any organization, must have characteristics like skill, quality, high morale, commitment, attitude. Money, financial factor,
जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी और ऑपरेट करने के लिए मस्ट है। बिना पैसों के तो पता भी नहीं वो लक्ष्मी माता की वो आती है ना आरती, पता भी नहीं था तुम बिन वस्त्र न पाए। हाँ जी, मार्केटिंग रिसोर्सेज इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग मैन, ब्रांड इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि छोटे से छोटा बिजनेस स्टैंड कर सकता है इसके बेसिस पर, और बड़े से बड़ा बिजनेस खत्म हो सकता है। आईटीसी सुना होगा नाम, क्या करती है? रजिस्टर भी बनाती है, नोटिस भी बनाती है, खाने पीने के सब कुछ बनाते वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ कोई नहीं बेच पाता, आईटीसी कहती है मेरे पास ले आओ मैं बेच दूंगी, क्योंकि मेरी अप्रोच गांव की दुकानों तक है। मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मेरे प्रोडक्ट्स उनको दुकान पे रखने हैं तो नए प्रोडक्ट्स भी रखने पड़ेंगे, और एक बार जो चीज़ हर दुकान पे दिखाई देगी वो बिकेगी बिकेगी। कम से कम इतनी तो बिकेगी कि काम चलता रहे, चाहे हिट ना भी हो। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो ब्रांडिंग वाले बंदे होते हैं उनको स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाता है। एक बहुत हाई लेवल पैकेज आता है मार्केटिंग का, बहुत हाई लेवल पैकेज। अगर आप थोड़ा सा ये शो कर सको कि हाँ हम मार्केटिंग कर सकते हैं और ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली आता है 1-1 करोड़ का पैकेज इनका, क्योंकि पूरी कंपनी इनके ऊपर टिकी होती है। ये अगर चीज़ों को, स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच सकती है, इवन मिट्टी भी बेच सकती है। जैसे वो कह रहा है अमेजन पे गोबर के उपले बिक रहे हैं, मतलब वो भी बेचा जा सकता। कोई सोच सकता था गोबर बिकेगा, वो भी ऑनलाइन। बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी, सिर्फ ब्रांड के बेसिस पर कुछ भी बेच रहा है। कमाल की बात देखो, वो कहता है दाढ़ी भी नेचुरल तरीके से बनाओ, नेचुरल क्रीम लगा के। उससे कोई पूछे भैया दाढ़ी क्या पत्थर से घिस घिस के बनाएंगे नेचुरल तरीके से? पर ठीक है, लोग ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं, लगता है कि हाँ भाई साहब 5000 टाइम्स प्रॉफिट। बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को हिला के रख दिया है पतंजलि ने इस वक्त। हाँ जी, मशीनरी, फिजिकल assets and facilities includes production capacity, technology, plants and machinery. The availability of plant and machinery is dependent on the government's approach towards the foreign technical collaboration. या तो आप अपनी परचेज करो बाहर से, या फिर सामने वाले को अपना पार्टनर बनाओ। अगर आपको लगता है यार बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत हैवी मशीनरीज लगेगी जो कि फ़ॉरेन से आएगी, तो बेटर क्या है उस बंदे को अपना पार्टनर बना लो। भाई हम आपको रॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे या फिर हम आपको टेक्निकल सर्विसेज कितने पैसे देंगे, तो डिपेंड करता है ना कि फ़ॉरेन मनी, फ़ॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कितना अलाउ करती है, राइट। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, structure of organization includes board of directors and decision making strategies. The structure and style of organization directly has an impact on decision making decisions of the miscellaneous factors. जैसे research and development includes technological improvement, that is designing, producing and distributing products, determining the company's ability to innovate and compete. Technological environment refers to the sum total of knowledge providing by way of doing. हिमालय को आए कितना टाइम हुआ है? हिमालय प्रोडक्ट्स को सिर्फ 4-5 साल मेनली, और 4-5 साल में इसने अपने फील्ड का बहुत हैवी मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है, राइट। मेन चीज़ क्या है? इनोवेटिव। हर प्रोडक्ट के लिए एक न्यू इनोवेशन लेके आ रहा है, हर प्रोडक्ट के लिए एक न्यू इनोवेशन लेके आ रहा है। कंपनी इमेज एंड, अच्छा नाम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय नाम से ही लगता है यार आयुर्वेदिक पाएगा, अंदर क्या डाल रखा है वो तो आपको पता ही नहीं। कभी कंटेंट लेते हो और पढ़ते हो कभी? वो समझ में आ जाएगा तो लेगा कौन? यही तो आजकल के
नवयुवकों की खासियत है। बाथरूम में टाइम व्हाट्सएप के लिए फ्री टाइम इनके पास हमेशा होता है, फेसबुक के लिए फ्री टाइम हमेशा होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट अपने ऊपर लगा रहे हैं, जो डायरेक्टली इनको अफेक्ट कर रहा है, उसके लिए फ्री टाइम नहीं होता। सर ये पता नहीं नेचुरल के नाम पे क्या क्या बेच रहे हैं। पतंजलि की सिम चलाई, मैं बोली यार इसमें शुद्ध क्या है, नेचुरल क्या है इसमें। पतंजलि की सिम पतंजलि की सिम नहीं देगी पर एक में भाई एक पतंजलि की सिम आई है। एक भी एक सब नहीं होगा वो कह रहे तो इंडियन मार्केट को हम बढ़ाएंगे ऐसे अब तो बाबा भी कहने वाला मैं खुद भी नेचुरल हूँ। तो है तो नेचुरली हाँ जी, कंपनीज इमेज एंड ब्रांड इक्विटी फाइनेंस रेज करने में हेल्प करता है, जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करने में, अदर लाइंसेस। अगर आपका ब्रांड चलता है, नाम चलता है, तो लोग अप्लाई करेंगे, भैया हमें फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी। जब लोग अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपके आउटलेट्स अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे, और ऑल ओवर इंडिया में आउटलेट्स खुल रहे तो अपने आप ही आपका और ब्रांड इक्विटी बनती जा रही है। अगर आपका नाम ही नहीं पता किसी को तो कोई फ्रेंचाइजी लेने को तैयार नहीं है, आप अपने खुद के आउटलेट्स कितने खोल लोगे, राइट। वैल्यू सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड wrong has bearing on choice of business, the mission and objectives of organization, business policies and the value are independent of business purpose and are integral part of success of business. Competitive advantage, it involves identifying the actual competitors, assessing competitors' objectives, strategies, strength, weakness and reaction patterns, selecting the strategies to deal with the प्यार से या मार से। हाँ जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमने कहा जी दो तरह के होते हैं, माइक्रो या फिर मैक्रो। चलिए जी, माइक्रो हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ फर्म, कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन द कंपनीज immediate environment, more immediately linked with the company than the macro factors, need not necessarily affect all the firms in a particular industry in the similar way. Micro environment factors close to a business मतलब कौन कौन से है? Customers includes offering customers the best quality products at reasonable price. Employees, it includes employing the correct staff and keeping staff motivated. गुटबाजी ना हो, स्ट्राइक्स ना हो, लॉकआउट्स ना हो, राइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी मैं किसी से कुछ रॉ मटेरियल लेने गया, वहाँ पर उन्होंने ऑफिस के अंदर 10 लोग बिठा रखे हैं जी, और मैं 10 बार जा चुका हूँ वहाँ पर, तो 10 के 10 आराम से हाथ पैर रख के बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। अब मैंने उनसे पूछा, भैया तुम ये रॉ मटेरियल ऑफलाइन बेच रहे हो, ऑनलाइन क्यों नहीं बेच रहे? इतनी हेडेक कौन लेगा, बॉस के आगे मत बोलना, खामे का डंडा दे देगा। तो तुम्हें बॉस बिठा किस ले रहा है यहाँ पर? गप्पे मारने के लिए? मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो कर सकती है जिसके एम्प्लॉयज चाहते हैं, इतनी हेडेक कौन लेगा? सप्लायर्स includes maintenance of close relations with the suppliers to remain competitive by securing quality products at competitive price. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत का मतलब बहुत। अगर आपके पास अच्छे सप्लायर्स ही नहीं है तो मान के चलो आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बड़ी कंपनीज तो क्या करती है, जिस तरह एरियल वगैरह है या डव वगैरह है, अब इसके अंदर खाली वो साबुन नहीं बनाती, साबुन में बनने वाला जो फ्रेगरेंस वो डाल रहे हैं उसकी खुद की फैक्ट्री लगा लेती है, वो डिपेंडेंट ही नहीं रहती किसी के ऊपर, वो सब चीज़ों की अपनी खुद की यूनिट्स लगा लेती है, तो उनको दिक्कत नहीं है सप्लायर्स की। लेकिन छोटी कंपनीज हैं, उन्हें तो मार्केट से लेना पड़ेगा मटेरियल। अब गोदरेज नंबर 1, गोदरेज इंडिया का साबुन का सबसे बड़ा सप्लायर है। जो बड़ी बड़ी 30 मार खां कंपनी है ना, वो भी रॉ मटेरियल गोदरेज से उठाती है। जो 30 मार खां कंपनियाँ हैं वो भी सारा माल गोदरेज से उठाती है। ये भी है एक कंपनी। तो ये कौन सा सारी कंपनी के बारे में पता है? हाँ जी। शेयर होल्डर्स, इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस विद इन्वेस्टर्स, बैलेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग। क्या कमाया है उसमें से कितना शेयर होल्डर्स को देना है कि वो भी खुश रहे, और कितना फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, अप्स एंड डाउन्स के लिए रिटेन करके रखना है कि कल को कंपनी को सेटबैक लगे, लॉस हो
तो हमारे पास इतना रिजर्व रहना चाहिए कि कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई फ़र्क ना पड़े, राइट। मीडिया, इससे बड़ा तो आज के टाइम में कोई फैक्टर ही नहीं है। ये चाहे तो किसी को भी हीरो बना दे और चाहे तो जीरो बना दे। इंक्लूड्स मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस विद मीडिया फॉर पॉजिटिव मीडिया अटेंशन विच मे रिक्वायर एम्प्लॉइंग पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट एंड गुरुज। अच्छा, कितने लोग मीडिया की बातों पे यकीन करते हैं जब वो कहते हैं कि ये चोर है या ये साहूकार है? करते हैं? मैं तो ये मान के चलता हूँ जो वो बोल रहे हो सो उल्टा समझ लो। अल्टीमेटली यार बिजनेस ही तो कर रहे हैं, गारंटी चेक हो जाए। अल्टीमेटली बिजनेस ही तो कर रहे हैं वो लोग भी, रोटी तो तुमको भी चाहिए। क्या न्यूज़ बनाने वाले हैं झूठ बोलेंगे जिसके पैसे मिलने वाले हैं? यार तो सर तू तो पेट भरने के लिए जानवर भी काटता है, वो झूठ भी ना बोल रहा है, तेरा बढ़िया काम। तो झूठ है। मैं भी नॉन रीडिंग में पीछे जा। तो दूसरी बात, मीडिया के लोगों की खुद की एक सोच होती है और वो लोग ना अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, उनके हिसाब से जो वो सोचते हैं वही ठीक है, तो उसी चीज़ को हाईलाइट करते थे चाहे वो ठीक हो या ना हो। मतलब जिस तरह राम रहीम वाला केस था, अभी तक तो वो भाई साहब भगवान थे, सारी मीडिया उसकी तारीफ करती नहीं थकती थी, और 5 ही मिनट के अंदर अंदर उसके नाम के आगे बलात्कारी लगा दिया, और उसके बाद डायरेक्ट राम रहीम बोलते ही नहीं मीडिया वाले। राजकुमारी बाबा नाटक बाबा मांगे अभी। मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई अभी तक तो ये भगवान था और अब इसके नाम के आगे वो वर्ड जोड़े बिना बात ही नहीं करते। भैया उनको तो मौके का फ़ायदा उठाना है, मसाला लगाना है। जो सच्चा है Helps in building organizations' image and reputation. Competitors includes analysis and monitoring of competitors, making a product differentiation and a unique selling point. Microenvironment, generally more uncontrollable than macroenvironment, generally more uncontrollable than microenvironment. When the macro factors become uncontrollable, the success of company depends upon its. अगर आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाइए, वरना लड़ाई होगी ही और आप एनवायरनमेंट को नहीं हरा सकते, राइट। हाँ जी, तो ये बेसिकली इस स्टीप के नाम से सोशो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चर एंड डेमोग्राफिक्स, जैसे कि स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, कस्टम, टेस्ट, ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, बिलीव्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक्सेट्रा। अब डिमांड ऑफ पैक्ड फूड, अगर हम पैक्ड फूड अपने बूढ़े बुजुर्गों को खिलाएंगे, वो कहेंगे बस अब यही दिन आ गया है, हमें 2 गरम रोटी नहीं मिल सकती। और एक आदमी जो सुबह सुबह बेचारा 8 बजे भाग रहा है ऑफिस के लिए, रात को 10 बजे आ रहा है, वो कहता है पैक्ड क्या, कैसा भी मिल जाए बस मिल जाए, उसके लिए पैक्ड फूड से बड़ी दुनिया में स्वर्ग नहीं है कोई, राइट। तो डिपेंड करता है लाइफस्टाइल क्या है, कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है। हाँ जी, डेमोग्राफिक्स रेफर्स टू, इसका देखो इतना इम्पैक्ट होता है, कपड़े धोने वाली काली टिक्की आती है ना, वो काली की ब्राउन है। बचन ना, काली टिक्की हाँ हाँ जो पुरानी आती थी, मोटी वाली, ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर क्यूब शेप में होता है। उसे बोलते वैसे गांव वाले काली टिक्की है, ठीक है। होता है। अब वो गांव वालों का बिलीफ क्या है कि यार कपड़े सबसे अच्छे इसी से धुलेंगे, होता है। आप उन्हें कुछ ही बोले जाओ, उनका बिलीफ क्या, फिर भी कपड़े सबसे अच्छे इसी से धुलेंगे, राइट। तो साइज क्या है जी पॉपुलेशन का, डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी तेजी से सामान भी बिकेगा। डेमोग्राफिक्स फैक्टर्स इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अंग्रेज
Technology means the systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks. Includes the methods, techniques, approach adopted for production of goods and services and its distribution. Determine the type and quality of goods and services produced. Is not limited to. Helps in improving the type and quality of goods at low cost. Economic condition, जैसे हमने कहा जी, इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, क्या स्टेबिलिटी है, आरबीआई की क्या पॉलिसीज़ है मनी को लेकर, बैंक्स की क्या पॉलिसीज़ है, राइट। तो ये सब चीज़ें आ गई। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, मार्केट्स फॉर गुड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बैंक्स की क्या पॉलिसीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है इंडिया के पास, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब लॉन्ग टर्म जहाँ पर पैसा लिया दिया जाता है, जैसे सिक्योरिटीज मार्केट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इक्विटी शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो इक्विटी शेयर्स वापस थोड़ा परचेज करते हैं कंपनी, तो लॉन्ग टर्म हो गया, आप ही सेल परचेज करते हैं, कंपनी के पास तो पैसा पड़ा रहता है ना। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मनी की मार्केट, जहाँ पर एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए पैसा लिया जाता है, दैट इज मनी मार्केट। 1 साल से ज़्यादा के लिए कैपिटल मार्केट नाम ही इसलिए रखा गया कि हमारा मेन कंसर्न पैसे लेने का वर्किंग कैपिटल सेटिस्फाई करना नहीं है, बल्कि कैपिटल एसेट्स क्रिएट करना है। इसलिए 7-8 साल के लिए पैसे चाहिए, 10 साल के लिए पैसे चाहिए, तो कैपिटल मार्केट, राइट। तो लोगों का वहाँ पर इंटरेस्ट क्या है। अब आप बड़ी सी कंपनी फ्लोट करना चाहते हैं जिसमें आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसे रेज करना चाहते हैं, लोगों को लगता है भैया इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट अभी स्टेबल नहीं है तो शेयर्स परचेज नहीं करने चाहिए, तो क्या वो कंपनी इक्विटी शेयर सेल कर पाएगी? द आंसर इज नो। बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, लोगों को लगता है यार प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है डॉलर्स की, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, पैसा रुक गया, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल पॉलिसीज़ क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या है, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ कितनी लिबरल है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके। पता चल रहा है जी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि आप इंपोर्ट करो और उस पर टैक्स रेट लगा रखा है 200%, 300%, या फिर सैनिटाइजेशन के नाम पर प्रोडक्ट्स को कस्टम पे रोक लिया जाता है कि नहीं जी ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, या ये है या वो है, किसी भी तरह तंग करने का मतलब, क्लियरेंस नहीं दे रहे कस्टम से। या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि आप करो इंपोर्ट इस वाले प्रोडक्ट को, तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको असिस्ट कर रही है, लोन्स भी प्रोवाइड करवा रही है, क्लियरिंग सिस्टम भी उसका आसान कर दिया है, चेकिंग भी कम कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन भी कम कर दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे हमने कहा कि जी इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, लोकेशन एस्पेक्ट, ट्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, राइट। स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ है कि आप काम कहीं भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में ही करेंगे तभी लाइसेंस मिलेगा। जैसे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, गवर्नमेंट कहते हैं लाइसेंस के लिए आपको जगह इंडस्ट्रियल एरिया में ही दिखानी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी हजार्डियस प्रोडक्ट का यूज़ करो उसमें या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप जगह कहाँ दिखाएंगे, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, राइट। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है हमारे पास। पॉलिटिकल एंड लीगल। पॉलिटिकल सर 12th क्लास में हमारे पास ये इकोलॉजी वाला वो नहीं था, बाकी पॉलिटिकल और लीगल पेस्ट होगा ना, पेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड लीगल। स्लैब पांच थे सर। स्लैब टी भी था टेक्नोलॉजी, लीगल था, स्लैब था। हाँ तो कुछ भी मतलब यहाँ पर तो रट्टे मार लेना। हाँ सर ये एक्स्ट्रा मतलब हमारी बुक में गलत दिया हुआ था या फिर ये अपग्रेड हो गया? यार कमाल हो गया, इसमें भी गलत और सही है कुछ, 1000 फैक्टर्स लिख लो चाहे, इसमें भी गलत है सही है। इसके ऊपर तो बाकायदा पीएचडी कर रखी है लोगों ने, जिन्होंने इन फैक्टर्स के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है, उन्होंने ये फैक्टर्स कंसीडर किए हुए हैं, चाहे 1000 फैक्टर्स कंसीडर कर लो। ये तो बस सिलेबस को कहीं ना कहीं तो लिमिट करना पड़ेगा ना, सिलेबस को कहीं ना कहीं तो लिमिटेड करना पड़ेगा ना। 12th को थोड़ा कम दे रखा है, इसमें फल का थोड़ा ज्यादा कर दिया,
MBA करने जाओगे तो इसके अंदर और ज़्यादा कर देंगे, PhD करने जाओगे तो इसी की थीसिस लिखनी पड़ जाएगी आपको। इसके अंदर क्यों देंगे? धीरे धीरे करके सब गलत हो हाँ जी। Political environment refers to three political institutions: legislature, executive and जुडिशरी। legislature क्या होता है? जो लॉ बनाता है। executive जो उसे execute करता है, जैसे कि SEBI है, RBI है, और judiciary courts, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, Courts. punish करो, हाँ, courts। it includes political system, government policies, their attitude towards the business community, philosophy of political parties, ideology of government, खुद खाओ दूसरे को भी खाने दो, ना खाओ ना खाने दो, ये क्या है? Ideology of government। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम तो खाएंगे। और पार्टी, अच्छा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन्फ्लुएंस, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्राइक्स, लेआउट्स। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी ऑफ लॉ एंड अदर रूल्स गवर्निंग द बिजनेस रूलिंग्स एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया के पास खाने के लिए भी सामान नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने 5 ईयर प्लान्स लाएंगे और हम इस चीज़ का बर्डन अपने शोल्डर्स पर लेते हैं कि कैसे इंडिया को धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ ले जाना है, डेवलप की तरफ ले जाना है, डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है। तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लाने शुरू किए कि हम सिमेट्रिक वे में ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे कि किस वक्त इंडिया को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सबसे पहले गवर्नमेंट का फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर कि भैया खाने को होगा तभी आगे इंसान सोच पाएगा, वरना क्या सोच पाएगा। फिर धीरे धीरे उनका फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हुआ, फिर धीरे धीरे उनका फोकस सर्विस सेक्टर के ऊपर हुआ। पहले उनको लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और इंडिया को अपना गुलाम बना लिया, तो आगे से बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में 49% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं देनी किसी वेंचर में। 51% इंडियन की ही होनी चाहिए ताकि मेजर शेयर होल्डिंग किसकी रहे? इंडियन की। लेकिन जब गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कोई भी कंट्री ग्रो कर ही नहीं सकता, तो 1991 के अंदर श्री मनमोहन सिंह जी ने, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे पास नई पॉलिसीज़ लाई जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लिबरलाइज किया जाए, फॉरेनर्स को अलाउ किया जाए इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना, और इंडियंस को अलाउ किया जाए बाहर सामान बेचना, बाहर से सामान मंगाना। प्राइवेटाइजेशन, सब चीज़ गवर्नमेंट की हाथ में नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाए मार्केट में काम करने की। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, रिलायंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है या पब्लिक सेक्टर का? प्राइवेट है उसके शेयर बिकते हैं ना, स्टॉक नहीं अनलिस्टेड, सॉरी रिलायंस अनलिस्टेड है, उसके पास है। चपेट ऐसा मारूंगा ना। लिस्टेड है तभी तो शेयर रिलायंस लिस्टेड नहीं है। पब्लिक में है, वो प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी नहीं होता, लिस्टेड है अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? उसमें उसको हम लोग तो समझ लो, बोलने की हो सकती है। अंग्रेजों कंपनी वर्ड लिखा हुआ है कहीं? क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? सेक्टर और कंपनी एक चीज होती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, वो सेक्टर्स जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज वर्कआउट कर सकती है, गवर्नमेंट वर्कआउट कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जहां पर प्राइवेटली इंडिविजुअल से प्राइवेटली लोग काम कर सकते हैं। उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। हाँ जी। ग्लोबलाइजेशन, वही कि दिस होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। मेन मोटिव क्या था कि भैया जो बैरियर्स लगा रखे हैं बाउंड्रीज पर, टैरिफ बैरियर्स, कि जी सामान मंगाना है तो 200% कस्टम ड्यूटी लगेगी, सामने वाला मंगाएगा ही नहीं, उसे कम करो। आज के टाइम पे क्या रह गया? 4%, 5%, 10% कस्टम ड्यूटी रह गया, सामान मंगाना आसान हो गया है, राइट। नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे क्वांटम बैरियर्स लगा रखे थे कि इससे ज़्यादा आप एक साल में इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
हाइजीन को लेकर, सेंट्री को लेकर बैरियर्स लगा रखे थे कि भाई कम से कम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो ही इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इन बैरियर्स को ख़त्म करो ताकि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह वर्कआउट करे, और जहाँ पर जो चीज़ सस्ती बन सकती है वो उस चीज़ को सस्ती बनाए और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करे, ताकि इससे खाली वो कंट्री नहीं पूरा वर्ल्ड बेनिफिट उठा सके। राइट। तो ये पॉलिसीज़ कौन लेके आया जी, याद रहेगा? लिबरलाइजेशन, एलिमिनेटिंग और रिमूविंग लाइसेंस राज। Liberalization refers to the process of eliminating unnecessary controls and restrictions on smooth functioning of the business enterprises. It includes abolishing the industrial licensing requirement in most of the, अब जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत है? द आंसर इज नो। राइट। अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हो नॉर्मल, जिस तरह स्टील की, बर्तन बनाने की, कपड़े बनाने की, तो क्या उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है? द आंसर इज नो। बस हाँ, अभी भी आपको वो लाइसेंस चाहिए जिस तरह एनवायरनमेंट की है कि जी आप वो एक्चुअली में लाइसेंस किस लिए रखे हुए हैं, ताकि एनवायरनमेंट वाले डिपार्टमेंट के लोग आकर ये चेक कर ले कि जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उससे एनवायरनमेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो आपने उसको हैंडल करने के लिए क्या प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट, एयर पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट, आपने क्या प्रॉपर चिमनी लगा रखी है, नहीं लगा रखी, चिमनी की हाइट प्रॉपर है नहीं है, मना नहीं करते अब वो काम करने से। पहले लाइसेंस राज था, अब हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ मूव कर गया है। अब गवर्नमेंट कहती है आप काम करो, हम रोक नहीं रहे, बस मैनेज्ड वे में काम करो। वो तो करेगी ना गवर्नमेंट इतना तो कम से कम। तो कहते हैं कि भाई हम लाइसेंस के तौर पर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आज के टाइम में, हम काम करने को तो मना कर ही नहीं रहे। अब अगर आप कुछ फैक्टर्स सेटिस्फाई करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, जो हमारी हजार्डियस सब्सटेंसेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, जो हमारी, अगर आप ये फैक्टर सेटिस्फाई करते हैं तो हम तो आपको रोक ही नहीं सकते, ना हम रोक रहे हैं, हम आपको लाइसेंस दे देंगे। तो बेसिकली अब लाइसेंस्ड एरिया से मैनेजमेंट एरिया की तरफ मूव कर गया। लाइसेंस्ड एरिया जहाँ पर आपको बताया जाए भैया खेलने का ये ग्राउंड है, यहाँ पर इतने एरिया में खेलना है, सिर्फ यही गेम खेलना है, इतनी ही बॉल होगी खेलने के लिए, इसी बैट को यूज़ करना है, इतनी तेज़ मारना है, इतनी तेज़ से बॉल फेंकनी है, वो तो लाइसेंस्ड हो गया। मैनेजमेंट का मतलब कि भैया ये ग्राउंड है, जो मर्जी मन में आए वो खेलो, बस सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक खेलना है। हाँ, इतना ध्यान रखना कि पेड़ पौधे ख़राब ना हो, ग्राउंड ख़राब ना हो, बाकी मौज लो रोज लो। हाँ जी। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, एन एक्ट फॉर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके अंदर शेड्यूल 1 में इंडस्ट्रीज नोटिफाई की गई 26 स्टार्टिंग में, ठीक है, कि भाई अगर आप इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस। और लाइसेंस के अंदर इवन एरिया मेंशन होगा, कितने एरिया में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंशन होगी, कितने प्रोडक्शन, अगर उससे ज़्यादा एरिया में काम करते हो तो दोबारा लाइसेंस लो, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो दोबारा लाइसेंस लो, जगह चेंज करते हो तो दोबारा लाइसेंस लो, ब्रांड का नाम चेंज करते हो तो दोबारा लाइसेंस लो। तो ये हालत थी पहले। अब वो कह रहे हैं कि भैया इन चीज़ों में फ्रीडम दे रहे हैं, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिडक्शन इन टैक्स रेट, सिंप्लीफाइड पॉलिसीज टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू। Through this liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the liberalization process has resulted in easy entry of foreign business organizations in India, which resulted in a stiff competition and efficiency. Foreigners का इंडिया में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको पता है कि बाहर से कोई आना नहीं, तो इंडिया में चाहे कूड़ा बना के बेचो, इंडिया वालों को मजबूरी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि बाहर से बंदा आके अच्छी क्वालिटी का सामान बेचेगा तो लोग उसका सामान ले लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो आप भी अच्छी क्वालिटी का बनाओगे, आप भी ज़्यादा कम्पिटिटिव बनोगे, राइट। अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड अस इन अचीविंग अ हाई ग्रोथ रेट, easy availability of goods at competitive
rate, a healthy stock market, a high foreign exchange reserve, low inflation rate, strong rupee, and good industrial. Privatization means transfer of ownership and or management of an enterprise from the public sector to Private sector. withdrawal of the state from an industry or sector partially or fully, opening up an industry that has been reserved for public sector to. तो पहले तो सब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किया था, हम सिस्टमैटिक वे में डेवलपमेंट करेंगे, ना सिस्टम बना पाए और ना डेवलपमेंट कर पाए, तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ा। लोग क्या करते हैं भैया, जब हमें काम करने की परमिशन ही नहीं है तो जो वो अर्न करते सारा का सारा अपने तकिए के नीचे दबा के बैठ जाते। दो इफेक्ट हो रहे थे, ना तो वो लोग काम कर रहे उस पैसे से, ना वो पैसा मार्केट में आ रहा, ब्लॉक्ड हो गया तो तकिए के नीचे। जब प्राइवेटाइजेशन हुई, लोगों को लगा हम भी नया काम कर सकते हैं, तो एक तो मार्केट के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, न्यू जॉब जनरेट हुई, न्यू बिजनेस आए। दूसरा, जो पैसा ब्लॉक हो गया था वो मार्केट के अंदर आया, तो फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग हुई हमारी, राइट। ओपनिंग अप एन इंडस्ट्री दैट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर टू मूविंग अप रेगुलेटेड इकोनॉमी टू मैनेज्ड, और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब भी ये वर्ड बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, तो आप मान के चलना गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक में सेल आउट कर रही है, सिंपल। प्राइवेटाइजेशन इज एन इनइक्विटेबल अनअवॉइडेबल हिस्टोरिकल रिएक्शन टू द इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब अनप्लैन्ड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट सेक्टर एंड द एसोसिएटेड। देखो एक्चुअल में जब हम इकोनॉमिक्स का 6-7 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें यही तो बता रखा है कि यार इन्होंने 5 ईयर प्लान्स बना तो लिए, पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाए गए, क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम एनालाइज कर पाए कि करंटली क्या प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसी वास्ते फेल हुए वो। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो एक्सपेंशन की वो बात कर रहे थे वो क्या थी, अनप्लैन्ड। Even in the communist countries which believes in equity, it becomes a vital measure of economic rejuvenation, makeover for betterment. Objectives of privatization are to improve the performance of PSU. PSU की full form, to reduce the financial burden on taxpayers. भाई जितना ज़्यादा PSU लॉस करेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा आपसे लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उतना ही आपके ऊपर क्या बन गया, टैक्स का प्रेशर, राइट। टू इंक्रीज द साइज एंड डायनामिज्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनरशिप मोर वाइडली इन द पॉपुलेशन एट लार्ज, टू एनकरेज एंड टू फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बोथ फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन, to generate revenue for the state, to reduce the administrative burden on the state। भैया देखो सीधी सी बात ये है, इनको ये चीज़ समझ में आने लग गई कि गवर्नमेंट का काम मैनेज करना है, काम करना नहीं। काम लोगों को करने दो और आप उन्हें क्या करो, अगर आप काम भी करोगे और मैनेज भी करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। लॉन्चिंग एंड सस्टेनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम अ कमांड टू अ इंपॉर्टेंट रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, सबसे पहला तो क्या है जी, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग लोगों को देनी शुरू करी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप थ्रू द सेल ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन द PSU। फिर डी नेशनलाइजेशन, और डी नेशनलाइजेशन का मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि बैंक्स प्राइवेट भी ओपन कर सकते हैं जी, पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स होते थे, फिर गवर्नमेंट ने कहा जी प्राइवेट बैंक्स भी ओपन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग, अंडर विच government contracts out services to the other organization that produce and deliver, जैसे कि रोड्स बनानी है, पुल्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, टोल रोड्स बनानी है, तो गवर्नमेंट ने कहा जी प्राइवेट सेक्टर को दो डायरेक्ट काम। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर से आप ठेके पे दे दो काम, क्या दिक्कत है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, राइट। Franchising, authorizing to the delivery of certain services in designated geographical areas, जैसे कि पेट्रोलियम सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी,
तो बेसिकली हम यही कहते हैं ना कि भाई पेट्रोल चाहे किसी पर्सनल बंदे ने ओपन किया हुआ हो, लेकिन किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट के बिहाफ पर। क्या रेट वो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकता है? द आंसर इज नो। क्या अपनी मर्जी से पेट्रोल पंप के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशंस चला सकता है? द आंसर इज नो। उसे सब चीज़ क्या फॉलो करनी पड़ेगी? तो किसके बिहाफ पर ओपन किया हुआ है एक तरह से? गवर्नमेंट withdrawing from the provisions of certain goods and services, leaving them wholly or partly to the privatization of management using the lease and management contract, liquidation। भाई जो गवर्नमेंट को लगता है यार ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है या फिर लॉस क्रिएट कर रहा है, उसे गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया? वाइंड अप, लिक्विडेट करना शुरू किया, इनइफेक्टिव करना शुरू किया। बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है जी? रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑफ द स्टेट, right, enables the government to mop up funds, trims the size of administrative machinery। ज़्यादा किस पे ध्यान देंगे? मैनेजमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह। काम करने की बजाय काम करवाने पे। लोगों को चांस दो काम करने का और उनको मैनेज करो प्रॉपरली। इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा बेटर वे में काम करेगा। अगर आप उसे गवर्नमेंट जॉब दोगे तो उसे पता है सैलरी घर पे आनी है, काम करे या ना करे। It enables the government to concentrate more on essential state matters। हाँ जी, the function of privatization are as follows: helps in accelerating the pace of economic development as it attracts more resources from the private sector for। जो पैसा, जो रिसोर्स लोग घर में लेकर बैठ गए थे क्योंकि उन्हें काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं लेकिन गवर्नमेंट कहे जी काम नहीं करना, तो 10 करोड़ रुपये आप गवर्नमेंट को देने नहीं वाले। लो ये हम नहीं करते, आप कर लो काम। आप तो उसे घर में लेके बैठ जाते हैं, तो 10 करोड़ रुपये फाइनेंशियल मार्केट से तो कम हो गए ना, राइट। इट मे रिजल्ट इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीज द वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड कॉमन मैन हु आर। द इशू ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड्स रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सेम चीज़ें बार बार पर क्या करें, करनी पड़ती है। हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन मतलब to treat the world as a global। It may be defined as the growing economic interdependence of the countries worldwide through the increasing volume and variety of cross-border transactions in goods and services, increasing volume and variety of international capital flows, more rapid and widespread diffusion of। अब मान के चलो अमेरिका से कोई दवाई मंगानी है, यही चीज़ अगर 10 साल पहले बोली होती यार अमेरिका से दवाई मंगानी है, तो सामने वाला सोच रहा होता यार ये कैसे मंगाने वाला है, ये खुद अमेरिका जाने वाला है, अमेरिका कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, वहाँ पैसे कैसे भिजवाएगा, कस्टम से कैसे मंगवाएगा। 100 चीज़ें हैं। आज के टाइम पर Amazon.com पे जाओ, ऑर्डर करो, अमेरिका से घर पर दवाई आ जाएगी। आप ऑर्डर किससे कर रहे हो? अपने नॉर्मल रुपी वाले कार्ड से। वहाँ पर पैसे कैसे जा रहे हैं? डॉलर्स में। बीच में कन्वर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। वहाँ से सामान आ रहा है, कस्टम से क्लियर कौन करवा रहा है? डिलीवरी वाले। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, कितना आसान हो गया है। तो क्या बन गया बेसिकली? क्या अब अमेरिका से कोई भी सामान मंगाना, रशिया से कोई भी सामान मंगाना मुश्किल रह गया? एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्या बन गया? ग्लोबल विलेज। कहीं से कुछ भी मंगा सकते हो, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, राइट। हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन में बी कंसिडर्ड एट 2 levels। एट मैक्रो लेवल मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, एट माइक्रो लेवल ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड फर्म्स, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही होगा, बट मैं क्या बताऊंगा। रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब थैंक्स टू कम्युनिकेशन, स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोइंग फाइनेंशियल फ्लोज एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पर ऐसे डालो, थैंक्स टू डोमेस्टिक मार्केट्स आर नॉट लॉन्गर एडिक्वेट रिच, इट इज़ नेसेसरी टू सर्च ऑन इंटरनेशनल मार्केट एंड टू सेट अप ओवरसीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। जैसे कि अगर किसी कंट्री में प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या वुड ही अवेलेबल नहीं है, तो वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाके इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट और वुड इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कंपनीज में चूज फॉर गोइंग इंटरनेशनल टू फाइंड पॉलिटिकल
अब इसराइल जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ कभी स्टेबिलिटी होती ही नहीं या ज़्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो क्या करेगा? चलो भैया दूसरे कंट्री में जाके करते हैं जहाँ पर स्टेबल है चीज़ें। वो कैसे पॉसिबल है? जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप शिफ्ट हो सकते हो, आपके रिसोर्सेज शिफ्ट हो सकते हैं, आपके फंड्स शिफ्ट हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन यही तो है, विच इज़ रिलेटिवली गुड इन अदर कंट्रीज़ टू गेट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल नो हाउ। Companies often set up overseas plants to reduce high transportation cost. Some companies set up plants overseas so as, जिस तरह मान के चलो आप कोलगेट ही यूज़ कर रहे हो, कोई इंडिया की कंपनी थोड़ी ना है। एक्चुअल देखा जाए तो हिंदुस्तान लीवर है, तो हिंदुस्तान लीवर इंडिया में क्यों बना? क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया। वैसे तो लीवर है ये, अमेरिका की कंपनी है। हिंदुस्तान में ओपन किया तो हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में ओपन किया तो पाकिस्तान लीवर। जहाँ भी ओपन करते हैं उसी तरह कंट्री का नाम लिख लेते हैं। तो हिंदुस्तान में ही क्यों ना प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाए। जब हिंदुस्तान में सेल करना है तो अमेरिका में प्रोड्यूस करके हिंदुस्तान भेजने में तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो चीज़ें किस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन है तभी पॉसिबल है ना चीज़ें। सम कंपनी सेटअप प्लांट ओवरसीज, ठीक है जी। द US, कैनेडा, मैक्सिको हैव साइन द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है जी? आप USA से कनाडा सामान भेजो, बीच में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसे सामान जाएगा जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है। तो इन्होंने क्या कहा? फ्री ट्रेड जोन क्रिएट कर लिया एक। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। मतलब गेट का यूज होता है गेट। गेट तू पढ़ा कहाँ? पढ़ के कहाँ है? पढ़ा कहाँ पढ़ा था? जनरल एग्रीमेंट। GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज टूट चुके थे हर कंट्रीज़ के बीच में, सारे फ्रेंडली रिलेशंस ख़त्म हो चुके थे, तो इनिशियली 17 कंट्रीज़ ने एक जनरल एग्रीमेंट्स क्रिएट करे कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड करना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक कुछ सॉलिड फॉर्म में नहीं क्रिएट होता, ट्रीटी के फॉर्म में क्रिएट नहीं होता, तब तक जनरली हम इन प्रोविजंस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनको क्योंकि जनरली डिसाइड किए गए थे, अब तब तक स्टेबिलिटी नहीं थी उन एग्रीमेंट्स में, इसलिए नाम क्या दे दिया गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वो एग्रीमेंट्स ही और कंट्रीज अडॉप्ट करते चले गए। 1995 तक नियरली 200 कंट्रीज़ ने वो एग्रीमेंट अडॉप्ट कर लिए थे। तो 200 कंट्रीज सेम एग्रीमेंट्स के बेसिस पर एक दूसरे के साथ डील कर रहे थे। 1 जनवरी 1995 में WTO का निर्माण हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और गैट के एग्रीमेंट्स जो 1947 थे उनको कन्वर्ट करके 1994 कर दिए गए, जिसके बेसिस पर 1 जनवरी 1995 को WTO का जन्म हुआ। समझे? Creation of World Trade Organization is stimulating increased तो हमारे पास WTO के फॉर्म में एक ऐसी कह सकते हैं कि कोर्ट हो गई या ऐसी चीज़ हो गई जो कि दो कंट्रीज़ के बीच के डिस्प्यूट्स आपस में रिजॉल्व करा सकती है, राइट। हाँ जी, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ करंट फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट इन सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काम करना बड़ा आसान हो गया, राइट। न्यू फाइनेंशियल मार्केट्स, तो डीरेगुलेटेड, ग्लोबली लिंक्ड, वर्किंग अराउंड द क्लॉक विद न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज डेरिवेटिव्स। आज के टाइम में हम कहते हैं कि इंसान चाहे सोता रहे, उसका बिजनेस काम करता रहता है। क्यों? ऑनलाइन ऑर्डर आते रहेंगे चाहे रात को 2 बजे। तो किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन, राइट। नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स। आज हम क्या IBM की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस। उसके शेयर्स परचेज कर सकते हैं? यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डीरेगुलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट, मतलब एंटी कंपटीशन लॉज एंड प्रोलिफिकेशन। क्या होता है? प्रोलिफरेशन,
हाँ जी, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया की, बाहर की फॉरेन कंपनीज के साथ मर्ज कर रही है और साथ में नाम लगा रही है हमारा मर्जर है जर्मन कंपनी के साथ, तो हम जर्मन टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा था इसका? हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ये सारी क्या थी कि वहाँ की टेक्नोलॉजी हम इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्लोबल कस्टमर मार्केट विद ग्लोबल ब्रांड। खत्म हो गया।